आज की ऑनलाइन कक्षा में हम रघुवीर सहाय की एक बहुत ही चर्चित कविता है अधिनायक। तो हम उस पे बात करेंगे। दूसरी बात यह कि यह जो अधिनायक कविता है वह उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आती है। तो उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए इस कविता के बारे में हम लोग एक सरगर्भित चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि अधिनायक कविता है क्या। तो सबसे पहले तो ये कि अधिनायक कविता रघुवीर सहाय के कविता संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध में संकलित है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह में आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह में संकलित रचनाओं में रघुवीर सहाय का रचनाकार मन कांग्रेस सरकार के अधीन लोकतंत्र के दुरुपयोग से आहत हो उठता है। उस दौर के ज़्यादातर बुद्धिजीवियों की ही तरह वे भी संशयवाद के शिकार हो उठते हैं। उनमें इस व्यवस्था की आलोचना के लिए व्यंग का स्वर तेज हो उठता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लोकतंत्र में मनुष्य और मनुष्य के बीच असमानता और सामाजिक अन्याय बरकरार है। जहाँ पहले उनकी कविताओं में सौंदर्य के बिंब वास्तविक जीवन के स्वस्थ पहलू उभर कर सामने आते थे, आत्महत्या के विरुद्ध तक आते आते वे मौजूदा पूंजीवादी सामंती लोकतंत्र की आड़ में शोषक वर्गों की जन विरोधी कारगुजारियों के खिलाफ एक तरह से वे आक्रामक हो उठते हैं। ऐसा उनकी कविताओं से पता चलता है। तो एक तरह से रघुवीर सहाय ने आज़ादी के दौर में जनवादी मूल्यों की जब हत्या होते हुए देखी तो उन्होंने एक सच्चे रचनाकार की तरह उसका प्रतिरोध किया। आज़ादी के 20 बरस बाद भी जब समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता जैसे मानवीय मूल्यों से समाज वंचित दिखाई दिया तो उनका कवि मन एक तरह से बार बार चित्कार कर उठता है। कांग्रेस शासन में जो अधिनायकवादी तत्व उभरते रहे और बार बार नागरिक आज़ादियाँ जो छीनी गईं और जिसकी परिणति आपातकाल में हुई, रघुवीर सहाय शासकों की इस प्रवृत्ति के बारे में बहुत पहले से ही सजग थे। आत्महत्या के विरुद्ध की कविताओं में तानाशाही प्रवृत्ति के उभार को उन्होंने कई कविताओं में एक तरह से संकेतित करने का काम किया है। उनकी जो अधिनायक कविता जो हमारे पाठ्य पुस्तक में उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्य पुस्तक में लगी हुई है, वह कविता उसी तानाशाही प्रवृत्ति के उभार को एक तरह से उजागर करने का काम करती है। तो आइए हम लोग उस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। तो कविता जो है मुख्य रूप से मतलब वो आप ये कह सकते हैं कि वो 4 पैराग्राफ की कविता है, 4-4 लाइन की। तो हम लोग उसका एक तरह से अध्ययन करेंगे। तो कविता है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहले पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। एक बार फिर से इन पंक्तियों को देखने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हर चरना जो है एक आम व्यक्ति या आम विद्यार्थी का प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरी बात ये कि हर चरना जो है एक तरह से हरिचरण शब्द का तद्भव रूप है। तो मूल रूप से जो नाम जो है वो मतलब हरिचरण होता है, लेकिन उसका तद्भव रूप यहाँ पर हरिचरना शब्द का प्रयोग किया है कवि ने। और कवि ने हरिचरना शब्द का प्रयोग लोक संस्कृति की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए किया है। दूसरी बात यह हमें देखेंगे कि इस पंक्ति में है क्या। तो ये जो कविता है इस कविता में कवि ने उन जनप्रतिनिधियों पर एक तरह से व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया है जो आज़ादी के बाद भी आम आदमी के जीवन में कोई अपेक्षित बदलाव नहीं ला पाए। और एक तरह से यह कवि जानने का प्रयास करता है कि हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन
है ना। और उसमें जो भारत भाग्य विधाता जो शब्द आता है, तो यह शब्द जो है भारत भाग्य विधाता, वह भाग्य विधाता एक तरह से है कौन। तो कवि इसी को एक तरह से उन्होंने जानने का एक तरह से प्रयास किया है। तो हम लोग उसी के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे कि यह भारत भाग्य विधाता कौन है। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आज़ादी के इस देश के आम लोगों के लिए जो मतलब भारत भाग्य विधाता है वह कर क्या रहा है। दूसरा ये कि अपनी लाचारी का एक तरीके से प्रमाण लिए हुए हर चरण या हरचरना जिसको बोलते हैं, हरचरना राष्ट्रगान गाता है। एक तरह से एक कवि ने सत्ताधारी नेताओं पर व्यंग किया है, जो एक तरीके से आज तानाशाह बन बैठे हैं। तो हरचरना को यह नहीं पता है कि वह इस राष्ट्रगान को क्यों गा रहा है। इस राष्ट्रगान को एक तरीके से वह सामान्य प्रक्रिया मान करके चल रहा है। वैसे भी एक गरीब व्यक्ति के लिए राष्ट्रगान का क्या महत्व है। देशभक्ति, आज़ादी आदि के लिए एक गरीब फटेहाल बदहाल व्यक्ति के लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। तो उसकी आज़ादी और उसकी देशभक्ति, उसके दुश्मन जो हैं वे एक तरह से सत्ताधारी शासक हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। तो प्रस्तुत उपर्युक्त जो पंक्तियां हैं उसमें कवि एक तरीके से यह जानने का प्रयास करता है कि भारत की जो बदहाली है उसका जिम्मेदार कौन है। और राष्ट्रगान में यह जो शब्द है भारत भाग्य विधाता, तो वह भारत भाग्य विधाता कौन है। तो एक तरीके से भारत भाग्य विधाता से तात्पर्य है कि जो राज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जो सुविधाजीवी जो वर्ग है, तो उसके बारे में कवि बात करता है। दूसरा, इसकी जो दूसरा पैराग्राफ की जो पंक्ति है वह है, मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चवर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। तो एक तरीके से ये जो उपर्युक्त पंक्तियां हैं उसमें कभी बदली हुई जनतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग के राजसी ठाठ बाट और उसका जो रोब दाब जो है उसका उन्होंने चित्रण किया है। कभी प्रश्न पूछता है कि वह कौन व्यक्ति है जो मखमल टमटम बल्ही तुरही वगैरह जो है एक तरह का वाद्य यंत्र है, पगड़ी छतरी और चैबर लगाकर या तोप के गोले दाग कर ढोल नगाड़ा आदि बजा करके जय जयकार कराता है। इसका सीधा अर्थ है कि जनप्रतिनिधि जो है वो एक तरीके से अधिनायक की भूमिका निभा रहे हैं और वे जनता के सेवक नहीं बल्कि राजसी ठाठ बाट में लिप्त तानाशाह हैं। और यह आज़ाद देश के लिए एक तरीके से चिंता का विषय है। कवि एक तरीके से व्यंग करते हुए यह कहता है कि क्या सही मायने में वे एक सच्चे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्या वे सही मायने में सच्चे प्रतिनिधि हैं। और दूसरी बात यह कि जय जय कराने से यहाँ तात्पर्य यह है कि यह जो सत्ताधारी जो वर्ग है और जो जनप्रतिनिधि के रूप में है, वे राष्ट्रगान के समय आम आदमी को जुटाकर अपनी एक तरीके से जय जयकार कराते हैं और स्वयं को जनता का भाग्य विधाता समझ बैठे हैं। तो इसकी अगली पंक्तियां हैं कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। तो दूसरी बात यह कि कवि जो है रघुवीर सहाय जो हैं, रघुवीर सहाय का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर 15 अगस्त 26 जनवरी या और भी जो उस तरीके के जो त्यौहार हैं, तो उस अवसर पर जो जनता आती है वह एक तरीके से क्या है कि नंगे पाँव है। और यहाँ पर नंगे का एक अर्थ यह भी है कि देश की जो अधिकांश जनता है उसके पास पहनने को वस्त्र नहीं है और न ही उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री है। तो ऐसे फटेहाल भूखमरी की शिकार जो जनता है और जो भूख गरीबी आदि अशिक्षा आदि से जो है लाचार है या बदहाल है, तो ऐसी जनता जो है भूखमरी की शिकार बदहाल जनता नर कंकाल का रूप लिए हुए है। अर्थात गरीब व्यक्ति का जो शरीर है, जो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो गरीबी अपनी बदहाली से जो त्रस्त हैं, उनका जो शरीर है वो कंकाल मात्र रह गया है।
और उनकी कमाई का जो गाढ़ा हिस्सा है वह सिंहासन पर बैठा जनप्रतिनिधि एक तरीके से वो हड़प लेता है। तो गरीब जनता के पैसे से ही वह मेडल पहनता है। कवि एक तरीके से यह दिखाना चाहता है कि यह जो सत्ताधारी वर्ग है ना, एक तरफ जो है समाज में क्या है कि एक तरफ सत्ताधारी वर्ग है और जो भोग विलास में व्यस्त है, और दूसरी तरफ जो है वह फटेहाल बदहाल जनता है जो इनके शोषण से त्रस्त है। इसकी अगला जो पैराग्राफ है कि कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं कि कौन कौन वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कौन कौन वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तो एक तरीके से रघुवीर साहब इन पंक्तियों में ये बताना चाह रहे हैं कि जनगण मन जो है वो उसका जो अधिनायक है, तो अधिनायक जो है वो एक नहीं है, अनेक हैं। कौन कौन में क्या है, पुनरुक्ति अलंकार है, एक ही शब्द के जो है वो दो बार प्रयोग किया गया है, तो यहाँ जो है एक तरीके से पुनरुक्ति अलंकार है। तो कभी एक तरीके से मतलब कौन कौन पुनरुक्ति अलंकार के जरिए ये बताना चाहता है कि यहाँ पर जो है अधिनायक जो है या जो सुविधाजीवी जो वर्ग है, सत्ता में बैठे हुए जो वर्ग हैं, तो वह अधिनायक जो है एक नहीं है, अनेक है। तो आज देश में क्या है कि तानाशाहों की संख्या जो है वो बढ़ गई है, अर्थात देश के संपूर्ण संसाधनों पर कुछ गिने चुने लोगों का कब्जा है। तो इसके माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि आज अधिनायकों और तानाशाहों की संख्या जो है हमारे समाज में बहुत अधिक हो गई है, और आज अनेक बाहुबली जनता के भाग्य विधाता बने हुए हैं। और दूसरा ये कि इसमें लास्ट इसकी जो पंक्तियां हैं, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, तो उससे कवि का अर्थ यह है कि आज राष्ट्रीय गान में या राष्ट्रीय गान को गाने में आम जनता की जो है कोई रुचि नहीं है। वे बिना मन के बेमन मतलब बिना मन के एक चली आ रही परंपरा का एक तरीके से वो निर्वहन कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से यह जो अधिनायक जो कविता है उसका उसकी व्याख्या है, उसका भावार्थ जो है वो यही है। दूसरी बात ये कि रघुवीर साहब की भाषा की अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि रघुवीर साहब जो है पहले पत्रकार थे, और उनके काव्य भाषा पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि उनकी जो भाषा है वो अखबारी भाषा है, काव्य की भाषा नहीं है। तो उसके बारे में मतलब यही कहना बेहतर है कि उनकी जो काव्य भाषा है एक तरीके से खबर की ही भाषा है, और ऐसे खबर की भाषा जो नितांत निरावरण और दो टुक निरावरण मतलब उनकी भाषा में जो है कोई आवरण नहीं है, लाग लपेट करके किसी चीज़ को जो है वो नहीं कहते हैं, वो बिल्कुल दो टूक में अपनी बात को अपनी कविताओं के माध्यम से वे कहते हैं। तो उनकी कविताओं में क्या है कि एक तरीके से वक्तव्य भी है, विवरण है और संक्षेप है। तो ये उनकी एक तरीके से अखबार में जो वो काम करते थे और जो भाषा है तो उसकी एक तरीके से छाप है। दूसरा, उसमें प्रतीकों और बिंबों का घटाटोप उलझाव नहीं है, जैसा कि मतलब गे वगैरह के यहाँ देखा जाता है कि उनके यहाँ प्रतीक बिंब जिस तरीके से मिलते हैं तो उसका जो है यहाँ एक तरीके से अभाव मिलता है। और दूसरा ये कि खबर में घटना और पाठक के बीच जितनी भाषा जो है जितनी पारदर्शी होगी, खबर की जो संप्रेषणीयता है उतनी ही वो बढ़ती है। तो रघुवीर साहब एक तरह से अपनी कविताओं में इसी पारदर्शी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीके से आज हमने अधिनायक कविता को पढ़ा और हमने रघुवीर साहब को जानने का प्रयास किया। तो रघुवीर साहब वैसे नई कविता के कवि हैं, और नई कविता की जो भाषा है बिल्कुल सरल है, लेकिन सरल है और मतलब वो संप्रेषणीय है। तो इस लिहाज से उनकी कविता जो है बहुत ही अधिनायक कविता बहुत चर्चित कविता है, और इसको इन जो एक तरीके से मतलब 60 के दशक के बाद जो है उनकी जो कविता लिखी हुई है तो उसमें जो है एक तरीके से जो मोह भंग वगैरह की जो स्थिति है लोकतंत्र वगैरह से, तो इन सभी चीज़ों का एक तरह से उसमें चित्रण मिलता है। तो धन्यवाद।